वो जिस तरह की सरकारी सरपरस्ती होनी चाहिए थी, साबका दौर में ना सिर्फ वो उससे महरूम रहे, बल्कि उनकी गैर जिम्मेदाराना और इस शोबे को नज़रअंदाज करने की जो दानिस्ता कोशिश थी, उसका खमियाजा आज जो है वो पूरी कौम भुगत रही है। क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया और बदकिस्मती है कि जो मुल्क जो है उसकी इकॉनमी का एग्रो बेस्ड वॉल्यूम जो है वो 70% से ज़ायद ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले आबादी और पंजाब के अंदर बसने वाले किसान और काश्तकार हैं। वो सूबा जो है वो और वो मुल्क जो है वो आज भी ज़रूरी अशिया और अजनास जो हैं वो दरामद करने पे मजबूर है। यकीनन ये माजी की नाकस पॉलिसीज़ का ही खमियाजा है। इस चीज़ को महसूस करते हुए कि हमें अपनी फूड बास्केट, हमें अपनी फ्रूट बास्केट और हमें अपनी जितनी भी किचन के साथ जुड़ी ज़रूरियात अशिया है ज़रूरी अजनास की शक्ल में, उसमें पाकिस्तान को खुद कफ़ील बनाना है। और जो हमारा गरीब छोटा काश्तकार है उसके लिए किसान दोस्त पॉलिसीज़ लानी है। बिलाशुबा किसान कार्ड का इजरा जो है वो ज़रूरी शोबे के अंदर एक इनकलाब बपा करने जा रहा है और पहली दफ़ा किसान को उसका हक जो है एक ऑर्गेनाइज तरीक़ाकार से फराहम होने जा रहा है। और इस कार्ड से जहां उसे अपने वो तमाम जो हुकूमती इक़दामात हैं, रिलीफ है, सब्सिडी है, उसके साथ जुड़ा जो उसके ओवरऑल खाद से ले के बारदाना तक का इनिशिएटिव, उसको हुकूमत जो है उसकी किसान की खुशहाली की कुंजी जो है उसे किसान कार्ड के ज़रिए किसान की दहलीज़ पर पहुंचाने के लिए पुरज़म है। मैं सूबाई वज़ीर ज़राअत से गुजारिश करूंगी कि वो ज़रूरी पॉलिसी के वो तमाम पैरामीटर्स जिनको सामने रख के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने और मिनिस्टर साहब की टीम ने किसानों के दिलों के ऊपर राज करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो शोबा है ज़राअत, उसको मजबूत बनाने के लिए, तक़वियत देने के लिए जो इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, मिनिस्टर साहब मीडिया को आप अपराइज़ करें और किस तरह से हम ये तवक्को करें कि आपके दौरे हुकूमत में हुकूमती कोशिशें रंग लाएं और ये जो हर चीज़ हम बाहर से मंगवाने पे मजबूर हैं, हम उसमें खुद कफ़ील होने के लिए जो तगदो कर रहे हैं, मीडिया आपकी ज़बान से वो सुनना चाहता है। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मैडम फिरदौस आशिक अवान, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ मुझे मदऊ किया और अपने साथ यहाँ आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करने का मौका दिया। जैसा कि इन्होंने पहले बताया है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत जो है एक अवली हैसियत रखती है। वैसे तो माजी में आपने जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत ही ये कहा करती थी कि ज़राअत हमारी तरजीहात में शामिल है, लेकिन वो ज़बानी हद तक थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत आई है, इसने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब संजीदगी से ज़राअत के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं और वो ज़राअत को सही माने में तरजीहात की शक्ल देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ ही
जब हल्फ लेने के बाद कुछ अरसे में ही एग्रीकल्चर पैकेज का ऐलान किया था। उस एग्रीकल्चर पैकेज में चंद फसलात की प्रोडक्शन बढ़ाने का बंदोबस्त किया गया था। उसके साथ साथ अब फिर बाद में वज़ीर आज़म साहब ने एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे हमने अमल करते हुए जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने हमें जून तक का टारगेट दिया था कि, लेकिन हमने 2 महीने के अरसे में किसान कार्ड को अमली शक्ल दे दी। किसान कार्ड बुनियादी तौर पे एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम न सिर्फ करप्शन का ख़ात्मा करेंगे बल्कि किसान को वो सहूलियात भी मुहैया करेंगे। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि जहाँ मैन टू मैन कांटेक्ट ना हो वहाँ पे करप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती है, और यही किसान कार्ड का एक मकसद है। किसान कार्ड के ज़रिए तमाम वो काश्तकारान जो हुकूमत पंजाब के साथ रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई भी काश्तकार रजिस्टर हो सकता है, उनको वो मुहैया किया जाएगा। और वो उस कार्ड में उसका एक तो डेटाबेस होगा, दूसरा वो कार्ड बतौर ATM काम करेगा, तीसरा उस कार्ड के ज़रिए जो वो किसानों को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो सब्सिडीज़ बजाय माजी के तरीक़ाकार जिनमें बहुत सी कबातें थी उनसे ख़त्म हो जाएंगी, और डायरेक्ट कार्ड के ज़रिए वो सब्सिडी किसान को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये तमाम की तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी। और जो किसान कार्ड हासिल कर लेगा वो किसान पूरे पंजाब के 30,000 पॉइंट्स होंगे जिन पे जाके मशीनें जहाँ पे मुहैया होंगी, और वहाँ के पे जाके बायोमीट्रिक कराएगा, और उसके साथ उसका डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा, और वो डिजिटल अकाउंट में फिर बाकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, और उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे गवर्नमेंट अगर फ़ैसला करती है कि खाद के लिए इतनी सब्सिडी फ़ी बोरी देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कार्ड में वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा तमाम कार्ड होल्डर्स को। और अगर किसान बैंक से कर्ज़ा लेगा, और वो कर्ज़ा भी ऑटोमेटिकली एक दफ़ा उसको कर्ज़ा मंजूर कराना पड़ेगा। ये जो हर 6 महीने के बाद पटवारियों के चक्कर और बैंकों के चक्कर किसान को लगाने पड़ते थे, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। वो वन टाइम उसका डाटा फीड हो जाएगा, और उसके मुताबिक उसके कर्ज़े की लिमिट तय हो जाएगी, और वो कर्ज़ा किसान कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो किसान उस कर्ज़े को ATM के ज़रिए भी निकलवा सकेगा, और खाद या बीज या किसी पेस्टिसाइड की शॉप पे जाके भी वो 29,000 शॉप से वो उसको फ़ायदा हासिल कर सकेगा। और मैं यहाँ पे ये भी आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये 30,000 शॉप्स जो हैं, ये जो पूरे बैंकिंग नेटवर्क का ATM है, सिस्टम है, उसके अलावा है वो ATM पे भी वो किसान कार्ड फंक्शन करेगा, और किसान को वो ताकि सहूलत मिल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सके, और बर वक्त वो अपनी इनपुट्स जो है ज़रूरत के मुताबिक हासिल कर सके, ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। यहाँ पे अक्सर एक डिबेट होती है कि इंडिया में
पैदावारी औसत इतनी है और पाकिस्तान में पैदावारी औसत कम है इंडिया से। तो मैं यहाँ पे ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो पैदावार है, हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर जो है या प्रोग्रेसिव ज़मींदार उसके मुकाबले में पैदावार लेता है, लेकिन हमारा जो अक्सरियत में छोटा किसान है उसको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। वो वक्त पे ना खाद दे सकता था, ना वक्त पे स्प्रे कर सकता था, ना वक्त पे वो डीजल लेके ट्यूबवेल चला सकता था। इस वजह से उसकी एवरेज नीचे चली जाती थी। अब ये एक ऐसा मैकेनिज़्म हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए किसान ये तमाम इनपुट्स वक्त पे हासिल कर सकेगा बग़ैर किसी तग्गो-दाव के। उसको सिर्फ खाद लेनी होगी तो सिर्फ खाद की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट उसके कार्ड में मौजूद होगा। बीज लेना होगा तो बीज की दुकान पे जाएगा, क्रेडिट उसके अकाउंट में मौजूद होगा। तो इससे अब किसान जो है इन अदर वर्ड्स एम्पावर होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज यहाँ ये भी बात करना चाहूँगा कि ये जो फंक्शंस आज हम आपको बता रहे हैं, हम आगे आने वाले वक्त में इन फंक्शंस को मज़ीद बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद फैसिलिटीज़ किसान तक इस कार्ड के ज़रिए पहुँचें और ये कार्ड जो है ये इसको हम पूरी तरह किसान के बेनिफिट के लिए यूज़ करें। आप जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि इस इनकलाबी प्रोग्राम से 10 लाख काश्तकार जो है वो फ़ायदा उठाएगा और जो पूरे ज़रूरी शोबे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने मंशूर के अंदर कमिटमेंट की थी। आज एक अग्रेसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी के ज़रिए उस रोड मैप पे अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और आपको ये भी याद है कि ज़रूरी शोबे की पीठ में छुरा कौम के माजी के हुक्मरानों ने यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई और सूबा और मुल्क जो है वो उस फूड बास्केट से महरूम हुआ। हुकूमत डंग टपाव पॉलिसीज़ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रोड मैप के साथ इस मुल्क के अंदर ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने जा रही है। और मैं मिनिस्टर साहब को, चूँकि उधर प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में किसानों के लिए इन्होंने खुशखबरी दी थी कि 500 रुपया जो सब्सिडी फ़ी बैग जो है वो खाद पे दी जा रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 1000 रुपया कर दिया था और उससे किसान को सस्ता बीज और सस्ती खाद की फराहमी जो है उससे फसलें हरियाली आएगी फसलों की और अल्टीमेटली हमारी यील्ड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सी पैक के अंदर चाइना से सपोर्ट लेके जिस तरह से हम टनल फार्मिंग और लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि चूँकि चाइना ने सी पैक का हिस्सा बनाते हुए एग्रीकल्चर में जो हमें हाथ थमाया है, वो हाथ जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ख़र्च होगा। वो हमारे हाथों को मजबूत करेगा। वो एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट, ज़रूरी साइंसदान और जो मुख्तलिफ़ ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाला हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ बदकिस्मती से दानिस्ता तौर पे बंद कर दी गई थी
और जो पोटेंशियल उनके अंदर था, जो हमारा ज़रूरी साइंसदान ज़रूरी शोबे के अंदर दुनिया के सामने पैदावार के हवाले से नित नई अक़साम मुतारफ़ कराता रहा है, वो डिसहार्ट हो के पीछे चला गया। और मैं मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कपास जो है वो जो हमारी गोल्डन क्रॉप थी, जिस तरह से वहाँ गन्ने की फसल को रिप्लेस करके हमारा जो कीमती ज़र मुबादला का ज़रिया था उसका गला घोंटा गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने कपास के हवाले से भी मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को हदायत दी हैं ताकि ये हमारी कैश क्रॉप जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सरपरस्ती दें। उसके लिए अच्छे बीज और जो वायरस और स्पेशली जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसके अंदर जो मिलावट माफिया है, उस मिलावट माफिया को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बाकायदा ज़रूरी टास्क फोर्स बन रही है। और ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उठा रही है। और इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ ज़रूरी तौर पे खुद कफ़ील होगा बल्कि ज़राअत के शोबे में जो काली भेड़ें जो हैं आपका और आपके बच्चों का खून चूस के हमें महंगी ज़रूरी अजनास इंपोर्ट करने पे मजबूर करती रही हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और दरामद पे खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके सवालात लूँ, मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड अप करना चाहती हूँ कि कल से एक इलेक्शन था NA 249 का, और उस इलेक्शन के अंदर उसका 1 किलोमीटर से भी कम जो था पॉलिटिकल लैंडस्केप था, यानी जिसके अंदर वो इलेक्शन हो रहा था। और उस इलेक्शन के अंदर सुबह 6 बजे तक रिज़ल्ट का आना और फिर अल्टीमेटली उस सूबे की हुकूमत का कैंडिडेट का कामयाब करार दिया जाना, और अल्टीमेटली तमाम वो मीडिया के मेरे काबिल तराम एनालिस्ट और अवाम के और जमहूरियत के दर्द में न डाल जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले प्रोग्रेसिव विजनरी हमारे एंकर्स, किसी की आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी। जो डस्का में चीखें सुनाई दी वो किसी को कराची के इस इलेक्शन के साथ चूँ चरां भी नहीं किसी को सुनाई दी होगी, क्योंकि यहाँ पे PTI के कैंडिडेट की जीत जो है उसको जिस तरह टारगेट करके मिलान करके जिस अदारे की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हुई और अमले के हवाले से सवालिया निशान आए, सिर्फ 40,000 वोट काउंट होना था। तो 40,000 वोट को काउंट करते करते रात बीत गई और सहरी आ गई और सुबह हो गई। तो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात डस्के के हवाले से लोटपोट हो रहे थे और उनकी चीखें आओ बका मीडिया की स्क्रीनों पे सुनाई दे रही थी, मैं उनकी ज़बानों से इस इलेक्शन के हवाले से भी सच सुनना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो रिफॉर्म्स इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गई हैं, अपोजिशन को होश के नाखून लेते हुए फिलफौर उन रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और हुकूमत के साथ तावन करें। अदरवाइज़ इस तरह के कई इलेक्शन जो हैं वो इबरतनाक दर्दनाक ताबीर जो है वो देते रहेंगे। तो मैं आपके सवालात जो हैं चूँकि मिनिस्टर साहब से ज़्यादा होने चाहिए और एग्रीकल्चर के हवाले से होने चाहिए ताकि आपको और आवाम को ये आगाही दी जा सके कि ज़रूरी सूबा जो है ज़राअत को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ओन कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है
और हर तरह से फिनांस कर रहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आप तो वहाँ पर 5वें नंबर पर आए हैं और $100 का जो इमरान खान ने कराची का पैकेज दिया था वो भी वहाँ नहीं चल सका। तो क्या कहेंगे कि 5वें नंबर पे शिकस्त की वजूहात अपनी तरफ भी देख रहे हैं, तो वजह क्या थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई को भी अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म हमेशा बेहतरी के लिए हर जगह पे अपनी ज़ात से, अपनी जमात से और अपने अरकान से हमेशा आगाज़ करते हैं और कभी भी हम अपनी गलतियां और कोताहियां ना छुपाते हैं और ना छुपाएंगे। जो पार्टी की सतह पे उठाने वाले इक़दाम हैं, वज़ीर आज़म यकीनन उस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं वो तय कर चुके होंगे और वो पार्टी को ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। जो आपने फ़तह के जश्न मनाने वाले और बगले बजाने वालों की नुमाइंदगी की है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जिसके पास इक़्तिदार हो, वसाइल हों, हकूमती डंडा हो और फिर उंगली के इशारे हों, तो वो जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीता करती हैं। यहाँ डस्का के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों का राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आज़ादाना उनको हक दिया गया था। ना किसी ने डंडा चलाया, ना कोई हुकूमती ख़जाने के मुंह खोले गए और ना किसी जगह पे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल में लाए गए। तो वहाँ की हुकूमत को सोचना है कि जमहूरियत का राग लापते लापते क्या जमहूरियत जीत का नाम है या जमहूरियत रूल ऑफ लॉ का नाम है। अगर जमहूरियत जीत का नाम है तो जमहूरियत की फतह हो गई है, और अगर जमहूरियत जो है रूल ऑफ लॉ का नाम है तो जमहूरियत जो है उसको बड़े आसान तरीके से पीपल्स पार्टी ने कफन पहना के ताबूत में बंद कर दिया। अच्छा जहांगीर साहब, ये फरमाते हैं, आप ज़राअत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे जो सीट्स हैं उसकी तो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ जो सामने आती थी, हम छोटे हुए देखते थे कि गंदम के वही बीज थे जो आज भी वही बीज काट दिया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें जो झाड़ ज़्यादा करना है, फसल को बढ़ाना है, अगर हमने तो उसके जो बीज है उसके ऊपर रिसर्च जो हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद एग्रीकल्चर के जेर इत्माम चलते हैं, उनमें कोई जिद्दत नहीं आ रही, उसके ऊपर क्यों नहीं हुकूमत तवज्जो देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि शायद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर ऐसी बात है कि वही बीज है तो आप अपने बचपन की 4 वैरायटीज़ का नाम बता दें और आज बोई हुई 4 वैरायटीज़ का नाम बता दें। इस वक्त जो नई वैरायटीज़ काश्त की गई है उनके अगर आपको नाम मालूम ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अकबर जो वैरायटी है वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है। फ़ख्र बखर एक वैरायटी का नाम है जो इसी साल बीज की इंट्रोड्यूस हुई है। अनाज एक वैरायटी का नाम है जो इसी साल नए बीज की वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई है। और इन वैरायटीज़ की आप फील्ड में जाके देखें, यील्ड पिछली वैरायटीज़ से कितनी बेहतर आ रही है। ना बहस करोगे ना साहब, बेटे मैंने जी फारूकी साहब वहीद करते हैं बेटे, छोड़ दो ना। जी जी फारूकी साहब कर लेते हैं भाई साहब, बहस ना करें बेटे, चले जी फारूकी साहब। ये बताएं जी जी ये जो रात का जो इलेक्शन है इस पे कौन जीता कौन हारा एक अलग बात है, लेकिन वोटों का अगर आप देखें उनकी डिवीजन जो देखें उसमें जो पीडीएम टूट के लड़ी है आपके साथ, यानी 2 उनके अपने अपने कैंडिडेट लड़े हैं। पीडीएम आने वाले दिनों में एक बार फिर इकट्ठा होने जा रही है, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में जा रही है। तो क्या आप नहीं देख रही कि आने वाले दिनों में स्ट्रीट्स पर इंतखाबात में और पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि आने वाले वक्त का स्वाय अल्लाह को किसी का नहीं पता, और परवरदिगार ये समझता है कि रमज़ान के महीने में हर किस्म की शैतानी सोच जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, शैतान कैद हो जाते हैं। तो जब शैतान आज़ाद होंगे तो उनका हम लाया अमल तय करेंगे। जी 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 वो वाकई बच्चे को नहीं पता
होता है, शहर का बच्चा है। तो आज सुबह हमने एक सर्वे किया है जी गालम मार्केट में, वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक स्टॉल लगा हुआ है सस्ते रमज़ान के बाद। वहाँ पे 3 आइटम्स सब्जी की रखी गई हैं, कद्दू, भिंडी और बैंगन। लीमू वहाँ पे नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा लीमू क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं लीमू की रिप्लेस हमने बैंगन रखी थी, जिसको बदाऊँ कहते हैं। ये हाल है आपके डिपार्टमेंट का। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, गालम मार्केट आपका सस्ते रमज़ान बाजार में। ये आप लाहौर जैसे शहर में जहाँ चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, आप मिनिस्टर सुन बैठे लिए, हैं, सुन उसके ये हाल। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में आप मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, आपने यकीनन किसी जगह पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त 16 आइटम ऐसे हैं जो सस्ते बाज़ारों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडाइज रेट पे मुहैया कर रही है, और उसमें 16 आइटम्स में तमाम सब्जियां शामिल हैं और कुछ फल शामिल हैं और लीमू भी उनमें शामिल है। क्योंकि शायद आपने नहीं किया, तो अभी यहाँ से चले चलते हैं कहीं दो। मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, आप चले चलते हैं। मैं इसकी क्लैरिटी सिर्फ दे दूँ, एक मिनट मैं क्लैरिटी ये दे दूँ कि चूँकि इब्राहिम लकी ने जिस तरफ इशारा किया, चूँकि शुरू में जो हमारा रमज़ान बाज़ार जो है वो हमने कायम किया, तो लीमू हमारी लिस्ट का कंपोनेंट और कंटेंट था, लेकिन लीमू की शार्टेज और ओवरऑल महंगा होने की वजह से उसको हमने, चूँकि ऑफ सीज़न था, इंपोर्ट हो रहा था, उस हवाले से वो जो बैंगन की निशानदेही कर रहे हैं उसमें ये डिस्कस हुआ कि कौन सा आइटम रिप्लेस किया जाए और किस तरह से वो हमारी आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है उससे मैच करे। तो फिर लीमू की जगह बैंगन रिप्लेस हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि लीमू माइनस कर दिया जाए। लीमू के ऊपर जो सब्सिडी थी उस सब्सिडी को माइनस किया गया, लेकिन ऑप्शनल कर दिया गया कि लीमू उस मार्केट में आएगा, लेकिन हुकूमती सब्सिडी में नहीं होगा। उसका अल्टरनेटिव वेजिटेबल के तौर पे एक और ऑप्शन दे दिया गया। लेकिन जो अगर गालिब मार्केट हो या कहीं भी रमज़ान बाज़ार में वो तो हुकूमती तरजीहात से हट के कोई चीज़ फ़रोख्त हो रही है, तो उसको देखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आपने निशानदेही की है, बजाय इसके कि हम शर्तें लगाएं, हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए वहाँ जाके जहाँ कोताही है उसका हम इलाज करेंगे और जवाब दें हम आपको। और जो हुकूमत कहती है, हुकूमत को हर हाल पे उस पर अमल करना है, और अगर इंतज़ामिया सुस्ती करती है और हुकूमती विजन से हट के कोई अपना असर नौ को ड्रामा होता है वहाँ, तो अवाम और हुकूमत के दरमियान वो इंतज़ामिया फिर बददिली पैदा करती है, जिसकी हर हाल में हम हौसला शिकनी करना चाहते हैं। ना ये वज़ीर आला का मिशन है, ना वज़ीर आज़म का, ना चीफ सेक्रेटरी का। अगर इंतज़ामी कोई कोताही है तो उसको हमें देखना चाहिए और इंशाल्लाह हम देखेंगे और उसका ज़ाला करेंगे। जी अभी बात की धुंध के हवाले से आपने एक महबूब एक मिनट बारी बारी कर लें, सवालों के जवाब दे के जाएंगे। जब इलेक्शन हो रहे थे तो नून लीग कह रही थी कि यहाँ पर धुंध आ गई है। अब कराची के इलेक्शन में आप कह रही है धुंध आ गई, धुंध लेकर कौन आता है, कहाँ से आता है? पहली बात तो ये है कि जिनकी आंखें काम करती हैं उनको ये नज़र आना चाहिए कि डस्के में धुंध थी तो धुंध आई थी। और अगर कराची के अंदर 6 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो समंदर की धुंध नहीं होती, समंदर की नमी होती है। तो वो धुंध और नमी में फ़र्क वाज़िया होना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग जो मैच है, पीटीआई उसके अंदर स्टेक होल्डर थी, इस इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट हमारी सीट थी, लेकिन उसको हकूमती वहाँ की जो सरपरस्ती रही और जिस तरह से वहाँ इलेक्शन के अंदर वायलेशंस हुई इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स की, उसमें इलेक्शन कमीशन को बहसीत अदारा भी
अपने वहाँ के अमले के हवाले से भी जायज़ा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हर जमात ये कह रही है कि वहाँ पे कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई हकीकत भी होगी। ये बता दें लास्ट बेटे डॉक्टरों की जो तंजीमें हैं उन्होंने कल ये मुतालबा किया कि कर्फ्यू की तर्ज का जो है लॉकडाउन किया जाए, वरना ईद के बाद जो है हालात जो है ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है और शहबाज शरीफ साहब भी ये बयान दे रहे हैं कि ईद के बाद हुकूमत को सरप्राइज देंगे, तो सियासी जमातें जो हैं कोरोना को क्यों सीरियस नहीं लेंगी? अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ जी जी 21 रमज़ान को यौम अली का जुलूस है, हज़ारों लोग यौम अली के जुलूसों में शामिल हो गए। आज 17 रमज़ान हो गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? गवर्नमेंट ये जुलूस निकालने की इजाज़त देगी या नहीं देगी? देखिए, इसके हवाले से लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और ओवरऑल हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मिल बैठ के एक लाए अमल तय कर रही हैं। जो एतकाफ़, शबीना की महफ़िल और मसाजिद के अंदर हमारे पिछले साल SOPs थे, उन SOPs को इफ़ेक्टिवली हुकूमत जो है वो एम्पावर करने जा रही है। जहाँ तक यौम अली के जुलूसों का है तो SOP